आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके होस्ट डॉक्टर अजय भट्टाचार्य का आप सभी को नमस्कार। आज हम समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का चौथा अंक आपके पास लेकर के आ रहे हैं। आज के अंक की शुरुआत करेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी के साथ। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और अपनी कविताएं आपके समक्ष रखें। सम्मानशील मित्रों, मैं रमेश चंद्र शाह समावर्तन की इस नई पहल के लिए कुछ कविताएं आपके कानों को समर्पित कर रहा हूं। मेरे जिस संकलन से मैं ये कविता पढ़ रहा हूं उसका नाम है आधुनिक कवि माला हिंदी साहित्य सम्मेलन की। उसमें मेरे 7 संग्रहों से चुनी हुई कविताएं हैं। पहली कविता कछुए की पीठ पर। कछुए की पीठ पर चिकोटी काटते, सिवा एक बूढ़ी और जगह जगह चिटकी हुई नस के क्या है मेरे पास अपने शब्दों की सच्चाई नापने के लिए। जुबान से तालू की तरह चिपका यह बोझ किसी अनजान आदमी का अब मेरे सर से अलग नहीं। हर आती जाती गाड़ी के साथ खाम खा थरथराता। कितना अजीब है यह मकान जिसमें मेहमान हूँ मैं। छुट्टी मनाने के रास्ते में सड़ते खलिहान और ओलों से पटे हुए बागीचे। भूल गया हूँ मैं किधर से आया था, किधर को जा रहा हूँ। घंटा भर पहले ट्रक से कुचला हुआ कुत्ता अभी हाँफ रहा है। मैं किसको बनाऊँ अपना आईना, उन सूखे ढोकों को, इस गदली बाढ़ को। जिंदा कविता सन्निपात का पुल है। इस बेखबर बहाव में भीगने से इनकार करते हुए मेरी निगाह ठहर जाती है सड़क के आर पार लेटी हुई छाया पर। दूसरी कविता का शीर्षक है बाजार में। मैं अनुभूति कर रहा हूँ रंग और रूप की। मैं अनुभूति कर रहा हूँ रंग और रूप की, परिक्रमा करते हुए एक बृहदाकार स्तूप की। जहाँ भी जाता हूँ खोजने अपना संसार, वहीं लगा मिलता है पहले से मुझको बाजार। मैं क्या चाहता हूँ, क्या खोजता हूँ, कहीं मेरा यह प्रश्न ही बिकाऊ न रखा हो यहाँ। घबरा जाता हूँ मैं, हर भाव का भाव पूछता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी जेब में रास्ते से बीने हुए पत्थर हैं जिन्हें मैं जिस किसी के झोले में चुपके रख देता हूँ। जब यह खेल भी खत्म हो जाता है, मैं जेब की सारी रेजगारी हवा में उछालकर राम नाम सत्य है जोर से चिल्लाता हूँ और खुश होता हूँ कि सारे खरीदार झोला झंटा छोड़कर लगे हैं बटोरने। किसको खबर है यहाँ, किसको खबर है यहाँ, कौन कब किसकी अर्थी में कंधा देकर कैसे कहाँ गुम हो गया। मेरी ये तीसरी कविता सुना रहा हूँ आपको जिसका शीर्षक है रचना बच जाना है। रचना बच जाना है, रचना बच जाना है। अपने और तुम्हारे सबके विष का पच जाना है। मैं जो रचता नहीं, मैं जो रचता नहीं, न रच पाने की कुंठा भी सह सकता नहीं। वही मैं कैसे किस मुँह से कह दूँ तुम सबसे ज़्यादा मैंने, हाँ मैंने सच को जाना है। रचना बच जाना है। हमें जान के बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को ऑर्किड कहानी जो अनीता सब्रवाल जी सुना रही हैं वो आपको बड़ी पसंद आई। मैं अनीता सब्रवाल जी से पुनः विनती करूंगा कि वो इस कहानी को आगे बढ़ाएं और आपके समक्ष ऑर्किड कहानी पेश करें। नमस्कार, मैं अनीता सब्रवाल नए हफ्ते में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए कहानी के चौथे भाग में चलें। हर इंसान के अंदर एक सादगी होनी चाहिए और होती भी है, ऐसा मैं मानता हूँ।
एक मासूमियत जब तक इंसान के अंदर उसकी रूह में रहती है और वह इन्हें रूह की देहरी पार करा के दिल के दरवाजे से बाहर निकालता रहता है, वह जिंदा रहता है। जब यह नहीं होता, वह खत्म हो जाता है। कभी मुझे रुखसाना भी बड़ी सादी लगी थी। वह मेरे दोस्त जावेद की बहन थी, मुझसे 1 साल जूनियर। मैं वाकई उसका दीवाना था और सोचता था कि उसी से शादी करूंगा। रुखसाना का कहना था कि यह नामुमकिन है। प्यार तो वह भी मुझसे करती है, पर शादी क्योंकि नहीं हो सकती, इसलिए खुद को समझा लेगी। मुझे भी उसने यही राय दी थी, कितने स्पार्ट लफ्जों में। जावेद ने भी मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जब मैं अमेरिका गया तो वह पीएचडी कर रही थी। मैं 2 साल बाद लौटा था। मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। उसके घर वालों ने तो मुझे बहुत ही बेइज्जत किया, यहाँ तक कि जावेद ने भी मुंह फेर लिया था। वह भी नहीं चाहता था कि यह शादी हो, यहाँ तक कि रुखसाना ने भी मना कर दिया। उसका कहना था कि मुझ पर खूब लड़कियां मरती हैं और मेरे कई औरतों से रिश्ते भी रहे हैं, इसलिए मैं भरोसे लायक नहीं हूँ। यह सच तो था, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं रहने वाला था। मेरे घर वाले तो जैसे किसी सदमे में थे। माँ ने कहा था, आदि बेटे तू किसी भी लड़की से शादी कर, लेकिन वे हिंदू ही हो तो अच्छा है। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी और उसे मनाता रहा। फिर हमने कुछ दोस्तों की उपस्थिति में अदालत में शादी कर ली। मेरे पिता ने तो कह दिया कि अब घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जयपुर के आसपास भी नजर आ गई तो गोली मार दूंगा। और मैं जानता था कि यह महज धमकी नहीं है। रुखसाना के घर वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। फिर जावेद ढीला पड़ा था। वह हम दोनों को कुछ दिनों के लिए लखनऊ से दिल्ली ले आया था, क्योंकि मुझे और उसे रोज धमकियां मिलने लगी थी। जल्दी ही उसे चंडीगढ़ के इस कॉलेज में नौकरी मिल गई और मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर कुछ ही महीनों में उसने अपनी सादगी का नकाब उतार फेंका। उसकी माँ और बहनें अक्सर हमारे घर में ही रहती थी। उसका बर्ताव कुछ अजीब सा होता जा रहा था। उसे मुझ पर यकीन ही नहीं था। जरा सी देर होने का मतलब था कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ। किसी के भी साथ मेरा नाम जोड़ देती और मेरी ग्रीक गॉड सी पर्सनैलिटी अब उसे खटकने लगी थी। उसकी क्लीग से मुझे मातमी सूरत लेकर मिलना पड़ता था। मेरे खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज पर उसकी पसंद हावी होती चली गई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने जावेद से बात की तो उसने अपनी बहन को समझाना चाहा था, लेकिन उसने तो उसे भी रपट दिया। ना जाने कैसे एक दिन मैं माँ से मिलने चला गया। माँ, मैं नहीं रह सकता उसके साथ, बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूँ। बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी की है ना, दोनों परिवारों की रजामंदी के बिना। अब तो उसके घर वालों ने तुम लोगों को अपना भी लिया है। मैं यह तो नहीं कर सकती, लेकिन तुझे खुश जरूर देखना चाहती हूँ। खुश तो मैं तभी हो सकता हूँ जब उसे छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसा भी होता है भला कहीं? पहले सलाह लेता तो और बात थी। समझौता किसे नहीं करना पड़ता, कहीं पत्नी को तो कहीं पति को। यहाँ तू कर ले। मैं माँ को देखता रह गया। साधारण शक्ल सूरत वाली लेकिन बहुत बुद्धिमान माँ और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाले पिता में से किसने समझौता किया होगा? क्या इतने सालों पुराने रिश्ते सिर्फ समझौते पर ही टिकते हैं? नहीं, समझौते से भला कहाँ गुजारा होता है। हर रिश्ता प्यार और स्नेह भी तो चाहता है। और भाभी ने तो दूसरी शादी की सलाह ही दे डाली। देवर जी, उसे वहां रखो पूरी इज्जत से, दूसरी को हम रखेंगे। इतनी जमीन जायदाद आखिर कौन संभालेगा? देखो, उसके बच्चों को तो यहाँ कोई नहीं अपनाएगा, ना ही ससुर जी उसे कुछ देने वाले हैं। तुमने अपने मन की कर ली, पर ना तुम खुश हो और ना ही हम। उसका मुझे पता नहीं, अब हमारे मन की कर लो। कहो तो बात चलाएं। नाहर सिंह जी की बेटी है, याद होगी तुम्हें। हमारी जात बिरादरी की नहीं है, पर गढ़ी वाले ठाकुरों की बेटी है। मेरा मुंह तो खुले का खुला ही रह गया। माँ ने हंसकर कहा, क्यों तंग कर रही है मेरे बेटे को? मैंने देखा था, भाभी मजाक नहीं कर रही थी, तंग नहीं था यह। पिताजी की जीप रुकने की आवाज आई तो भाभी का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी पहले वाली हिम्मत भी मेरा साथ छोड़ दी।
मैं उठने लगा तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पिताजी आए, मैं खड़ा हो गया, उनके पैर भी छुए। उन्होंने मेरा सिर और कंधे थपथपाए। मेरी आंखें भर आई। मैं चाहता था वो मुझे गले से लगा लें, लेकिन नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा तो माँ बोली, अकेला ही आया है, अगली बार उसे भी ले आना, कह के वे अंदर चले गए। मैं तो जैसे सदमे में ही आ गया। बच्चे माँ बाप के साथ कैसा भी बर्ताव करें, माँ बाप ताउम्र एक सा ही स्नेह देते हैं। एक सा नहीं, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। लौटते वक्त माँ और भाभी ने काफी गहने और कीमती साड़ियां रुखसाना के लिए दी। कुछ मिठाइयां भी थी। कपड़े और गहने तो रुखसाना ने रख लिए, वह भी गहनों का वजन कराने के बाद। कुछ साड़ियां अपनी छोटी बहन फरजाना की शादी में देने के लिए अपनी माँ को दे दी। मिठाइयां तो मैं चख भी नहीं पाया, नौकरों में ही बांट दी उसने। मैं पूछना चाहता था कि गहने क्यों नहीं बांटे उसने, पर चुप रहना ही बेहतर लगा मुझे। अब एक और नई बात थी, उसे बच्चा नहीं चाहिए था। मेरे बस में नहीं बच्चे पैदा करना, और अब 7 साल हो गए हैं शादी को, और मेरे लिए मेरी नौकरी ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं अपनी बड़ी बहन का बच्चा गोद ले सकती हूँ, पला पलाया है, 9 साल का। तुम्हें नौकरी करनी है, करती रहो, कौन मना कर रहा है। हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे ना। मैं एक छोटी सी गुड़िया चाहता हूँ, तुमसे, किसी और से नहीं। बहुत प्यार से मैंने समझाया उसे, फिर से जावेद से भी कहलवाया। इससे तो वह और चिढ़ गई। उस दिन हमारा पहली बार बड़ा झगड़ा हुआ। रात को मैं घर नहीं आया, अपने दोस्त रवि के घर रहा था। 2 साल निकल गए। एक रोज रुखसाना घर लौटी तो बेहद थकी थकी सी थी। तबीयत खराब है क्या, पूछा मैंने। हाँ। डॉक्टर को बुलाऊं, मैंने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा। डॉक्टर के पास से ही आ रही हूँ। उसका चेहरा और थकी सी आवाज से मैं बहुत फिक्रमंद हो गया था। क्या कहा उसने? दवाई दी कुछ? तुम लेकर आई हो या मैं लाऊं? मैं भले ही मुझसे कटी कटी रहती थी, पर मैं उसे पहले की तरह ही प्यार करता था। तुम सच में परेशान हो या दिखावा कर रहे हो? वह व्यंग से मुस्कुराई। मेरी तो हर बात, हर काम सच ही में होता है, तुम ही छिपाती रहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। ठीक है, तो सुन लो सच भी। पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई। आज अबॉर्शन कराने ही गई थी, उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए। मैं उसे देखता ही रह गया। यह क्या कर डाला? मुझसे बिना कुछ कहे सुने, बताया तक नहीं। आखिर पति हूं मैं उसका। भले ही उसे बच्चा नहीं चाहिए, पर मुझे बताती तो सही। अब मैं इतना बेगाना हो गया हूँ कि ऐसी खास बात भी मुझे बताना या मुझसे शेयर करना जरूरी नहीं समझा तुमने। तुम तो खुदा को मानती हो रुखसाना। अगर शादी के 9 साल बाद खुदा ने तुम्हें माँ बनने का मौका दिया था, तो इसमें जरूर कुछ अच्छा ही रहा होगा। औरतें तरसती हैं माँ बनने के लिए, और भगवान उनकी इच्छा ही पूरी नहीं करता। तुमने तो आज मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं नहीं जानता अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मैं वाकई बहुत दुखी था। आदित्य, सच बात तो यह है कि मैं मुसलमान होकर एक हिंदू बच्चा नहीं पैदा कर सकती। कैसी सोच हो गई थी उसकी, पहले तो वैसी बातें नहीं करती थी। रुखसाना, बच्चा कहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, मैं तो हम बनाते हैं उसे। तुम जो बनाना चाहती बना सकती थी। कहकर मैं कार की चाबी लेकर घर से बाहर आ गया। यह उसकी सादगी का नमूना था। बाकी कहानी के लिए अब कल मिलते हैं। नमस्कार। निरंजन भाई, अब बारी आपकी है। आइए और इस जो सिलसिला हमने बनाया है इसको आगे बढ़ाइए। निरंजन भाई। प्रदीप कांत। दोस्तों, प्रदीप कांत मूलतः गज़लकार हैं और इनकी गज़लों को, बहुत कम गज़लें हमने रेखांकित में प्रकाशित की थी, केवल 2 ही शायरों की, जिसमें से एक प्रदीप कांत। इनकी गज़लें सितंबर 2013 के रेखांकित स्तंभ में प्रकाशित हुई थी। प्रदीप
छोटी बहर की गज़लें लिखते हैं, लेकिन छोटी बहर की बड़ी गज़लें लिखते हैं। उनका एक गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है, किस्सा गोई करती आंखें। बाकी कहानी के लिए अब कल मिलते हैं। नमस्कार। जैसा कि गज़लों में आमतौर पर होता है, प्रदीप की गज़लें अमूर्त नहीं हैं, वायवी नहीं हैं। वे दरअसल जनपक्षधरता की गज़लें हैं और पूरी तरह से राजनीतिक चेतना से संपृक्त गज़लें हैं। खुशी भले पैताने रखना, दुख लेकिन सिरहाने रखना। तो दोस्तों सुनते हैं प्रदीप कांत की गज़लें। अपनी ही परछाई से खुश, लोग रहे तन्हाई से खुश। दर्प गगन का है ऊंचाई, सागर है गहराई से खुश। तो जनता को भरमा रखा है, राजा इस दानाई से खुश। खुद के आगे दिखे न कोई, वो है इसी खुदाई से खुश। फिर तारीख मिली है अगली, मुल्जिम है सुनवाई से खुश। एक उन्हें लाखों भी कम है, हम हैं इधर दहाई से खुश। अपनी ही परछाई से खुश, लोग रहे तन्हाई से खुश। अगली गजल है, इसका क्या किरदार मियाँ, ये ठहरा बाजार मियाँ। कैसे पैरों में रख दूं अपनी ये दस्तार मियाँ। पानी हम हैं धर लेंगे बर्तन का आकार मियाँ। बिन अपराध सजा दे दे राजा का अधिकार मियाँ। फितरत कैसे छोड़ें अब, चुभता है ना खार मियाँ। वो ढोना खुद ही होता है अपना अपना भार मियाँ। इसका क्या किरदार मियाँ, ये ठहरा बाजार मियाँ। अगली गजल है, घाटों के न घर के साहब, है फिर आप किधर के साहब। पंछी को उड़ने छोड़ेंगे उसके पंख कतर के साहब। रहजन ही रहजन है जिस पर हम जिस राह गुजर के साहब। रहजन ही रहजन है उस पर हम जिस राह गुजर के साहब। गांव कहाँ पहचानेगा अब, हम तो हुए शहर के साहब। नाम आपके साथ छपा था, हम थे कहाँ खबर के साहब। खोल सभी ने पहन रखे हैं अपने अपने डर के साहब। दाग झुर्रियाँ चेहरे पर ये सब है असर उम्र के साहब। सागर तक पहुँचेंगे कैसे, हम तो सिर्फ नहर के साहब। सड़कों पर सोते हम भूखे, देखो ज़रा ठहर के साहब। दौर खिज़ां का बीतेगा भी, सपने हरे शजर के साहब। एक बहुत छोटी बहर की गज़ल देखिए कि सच कहा बस सर गया बस। है पुराना था नया बस। चांद किसका रात का बस। था बहुत जो मिल गया बस। अर्थ ज्यादा कम कहा बस। अब कहे क्या शुक्रिया बस। सच कहा बस सर गया बस। अगली गजल है, कहाँ हमारा हाल नया है, कहने को ही साल नया है। वो कहता है हर बेचने वाला, दाम पुराना माल नया है। बड़े हुए हैं छेद नाव में, माझी कहता पाल नया है।
और इंतज़ार है रोटी का बस। आज हमारा थाल नया है, लोग बेसुरे समझाते हैं, नवयुग का सुरताल नया है, नहीं सहेगा मार दोबारा, गांधी जी का गाल नया है। मित्रों, आपका प्यार हमें मिलता रहा है, आपके कमेंट्स हमें मिलते रहे हैं। इसी तरह से आपका प्यार और आपका कमेंट हमको मिलता रहे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं आपको कि आपके लेख, आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं आप हमें ज़रूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है samavartan145@gmail.com, वेबसाइट है www.samavartan.com, और ऑफ कोर्स यूट्यूब में और फेसबुक में तो हम हैं ही आपके साथ। तो मित्रों, आज का इस एपिसोड यहीं पूरा करता हूं। उम्मीद करता हूं अगले हफ्ते जब हम नया एपिसोड लेकर के आएंगे तब आप हमारे साथ रहेंगे, अपना प्यार हमें देंगे। मैं आपका इंतज़ार करूंगा, आप मेरा इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।